नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर चर्चित अंकिता भंडारी केस में कल कोटद्वार कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। 30 मई को कोर्ट ने फैसले के लिए तारीख मुकर्रर की है। इस जघन्य हत्याकांड की जांच के बाद 500 पेज की चार्जशीट फाइल की गई थी। इसमें 97 गवाह बनाए गए थे, जिसमें से 47 गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया। पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता अंकिता केस में आरोपी हैं। अंकिता भंडारी के पिता ने कोर्ट से अंकिता के हत्यारों को फांसी देने की मांग की है और कहा है कि उन्हें भी मौत मिलनी चाहिए। मामला साल 2022 का है। अंकिता पुलकित आर्य के वंतरा रिसोर्ट में काम करती थी और 18 सितंबर 2022 को अंकिता वंतरा रिसोर्ट से गायब हो गई। इसके बाद अंकिता का शव चीला बैराज में मिला। इस मामले में हत्या, सबूत मिटाने और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। कोटद्वार कोर्ट सुनाएगी अंकिता मामले पर फैसला। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अंकिता भंडारी केस में इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अंकिता के पिता ने फांसी की मांग की है। मेरे निर्दोष लड़की अंकिता भंडारी को इन तीनों धुरंधरों ने मारा है। तो मैं पहले से कह रहा हूं कि मौत के बदले मौत। तो परसों 30 मई को अंतिम फैसला होने वाला है और हम चाहते हैं कि हमारे जीते जी हमारे सामने इन तीनों को फांसी की सजा हो। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अंकिता के पिता ने फांसी की मांग की है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मामले में पुलकित, सौरभ, अंकित आरोपी हैं। सीएम धामी ने देहरादून मुख्य सेवा सदन में सौर स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान सीएम ने कार्यक्रम में आए सभी लोगों से बातचीत की और योजना के बारे में फीडबैक लिया। इस दौरान सीएम ने कहा कि उत्तराखंड के घर घर तक सौर स्वरोजगार योजना पहुंचे। सीएम ने यह भी कहा कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाने पर काम हो रहा है। वहीं सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। लंबे समय से पक्की नौकरी की मांग कर रहे 20,000 से ज्यादा उपनल कर्मियों के लिए राहत की खबर है। धामी सरकार ने कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए पहल शुरू कर दी है और एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर दिया गया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तराखंड के अलग अलग विभागों में उपनल के जरिए 20,000 से ज्यादा लोग संविदा पर काम करते हैं। इनमें से कई 5 और 10 साल से भी सेवाएं दे रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री धामी ने ऐलान किया था कि चरणबद्ध तरीके से उपनल कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा और अब इसे लेकर काम भी शुरू हो गया है। कैबिनेट की बैठक में सीएम धामी ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं और यही कमेटी आगे का रोड मैप तय करेगी। हमारे उपनल कर्मियों के नियमितीकरण के लिए आगे नीति लाएंगे, उस पर काम करेंगे और कल हमने मंत्रिमंडल में सभी लोगों ने एकमत होकर इसको आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है और एक विशेषज्ञ समिति इस पर बनेगी और सभी पहलुओं का अध्ययन करके आगे जो है उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। समिति की रिपोर्ट आने के बाद इस प्रदेश के हित में, इन कर्मचारियों के हित में हमारी सरकार फैसला लेगी। परीक्षण करके किस प्रकार से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, इस पर जो है ये समिति जो है अपना काम करेगी। सरकार के फैसले के बाद सालों से संविदा पर काम कर रहे उपनल कर्मचारियों में उम्मीद की किरण जगी है। उन्होंने सरकार की इस पहल का स्वागत किया है। कैबिनेट में उपनल कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर जो विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया, हम उसका भी स्वागत करते हैं। और पहले ही जब मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी उपनल कर्मियों को नियमितीकरण के लिए, तो उस टाइम जो 22,000 कर्मचारी हैं उनकी उम्मीदें जग गई थी। उपनल यानी उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड की स्थापना 2004 में एक आउटसोर्स एजेंसी के रूप में की गई और अब 20,000 से ज्यादा कर्मचारी इसके जरिए काम करते हैं। माना जा रहा है कि अब जल्द ही कुछ फॉर्मूला इनके लिए निकाला जा सकता है।
देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार नगर निगम में जमीन खरीद में हुए घोटाले की जांच पूरी हो गई है। जांच अधिकारी आईएएस रणवीर सिंह चौहान ने अपनी जांच रिपोर्ट शहरी विकास सचिव को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक इस जांच रिपोर्ट में 3 प्रशासनिक अधिकारी दोषी पाए गए हैं। डीएम, एसडीएम और तत्कालीन नगर आयुक्त की भूमिका संदिग्ध पाई गई है और तीनों पर ही जल्द एक्शन हो सकता है। हरिद्वार में कम कीमत की कृषि भूमि को लैंड यूज बदलकर कॉमर्शियल किया गया और कई गुना ज्यादा रकम देकर करोड़ों की जमीन खरीदी गई और इसमें करोड़ों का घोटाला किया गया। तो घोटाले में कृषि भूमि कई गुना ज्यादा रकम देकर जमीन खरीदी गई। तीनों अधिकारियों पर जल्द एक्शन हो सकता है। लैंड यूज चेंज कर करोड़ों में खरीदी गई थी जमीन। हरिद्वार नगर निगम में जमीन घोटाले का यह पूरा मामला है। सचिव शहरी विकास को सौंपी गई है जांच रिपोर्ट। 3 प्रशासनिक अधिकारी दोषी पाए गए हैं। तीनों अधिकारियों पर जल्द एक्शन हो सकता है। डीएम, एसडीएम, तत्कालीन नगर आयुक्त की भूमिका भी संदिग्ध है। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, सचिव शहरी विकास को इस मामले की जांच रिपोर्ट सौंपी गई है। डीएम, एसडीएम, तत्कालीन नगर आयुक्त की भूमिका संदिग्ध है। बात करेंगे मौसम की, तो राज्य में कई जगहों पर बारिश का सिलसिला जारी है। नैनीताल में थोड़ी देर की बारिश ने आपदा जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। गुरुवार जब सुबह तेज बारिश हुई तो तल्लीताल बाजार में सड़क नदी में तब्दील हो गई। इस दौरान नगर पालिका की नालियों का हाल भी बुरा रहा। सड़कों पर बह रहा पानी कई दुकानों के अंदर घुस गया, जिससे दुकानों में रखा सामान खराब हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि ये बारिश कुछ ही देर रही। वहीं बारिश के दौरान हनुमानगढ़ी में मलबा आ गया तो बल्दिया खान के पास गाड़ी के ऊपर पेड़ गिर गया। हालांकि नैनीताल में अधिकांश नालियां चौक होने की वजह से आए दिन ये समस्या बन रही है। बाजार के दुकानदार हमारे लगभग 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान झेल चुके हैं पानी की वजह से। उसके लिए भी हमने प्रशासन को रिक्वेस्ट डाली थी, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। आज जो प्रॉब्लम हुई है इसके लिए बहुत बार हम कह चुके हैं और नालियों के अंदर मलबा आके फंस रहा है, जिस वजह से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। अब ये देखिए, अलग अलग विभाग है, सब एक दूसरे पे होती है, बात डालते हैं। ये पहले भी ये पानी, इससे पहले जो बारिश हुई थी उससे पहले पूरी दुकान में बारिश हुआ था। जो व्यापार मंडल को बताया गया था उन्होंने काम करवाया था, लेकिन ठेकेदार द्वारा कोई काम नहीं किया गया। ना जाले पड़े सही से, पूरे नालों में पूरे पत्थर भरे पड़े, ना मलबा भी पूरा उसमें भरा पड़ा है। उत्तराखंड में प्री मानसून की एंट्री के बीच सरकारी विभागों की लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में तो हालात ऐसे हैं कि यहां वन विभाग, सिंचाई और पीडब्ल्यूडी ऐसी लड़ाई में फंसे हुए हैं कि गौला नदी में बाढ़ सुरक्षा तक के इंतजाम समय से नहीं हो पा रहे हैं। उत्तराखंड में प्री मानसून के बादलों का बरसना शुरू हो चुका है। हल्द्वानी शहर और उसके करीब बने इंटरनेशनल स्टेडियम के लिए ये मानसून सीजन बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि शहर के पूर्वी छोर पर मौजूद गौला नदी एक बड़ी तबाही मचा सकती है और उसकी जद में होगा इंटरनेशनल स्टेडियम। रेलवे स्टेशन गौला पर बना NHAI का पुल आ सकता है। सिंचाई विभाग का दावा यह है कि उसने स्टेडियम की सुरक्षा का 45% काम कर लिया है। करोड़ की योजना स्वीकृत हो गई है और उसमें कार्य चालू है। फरवरी माह में इसके अनुबंध कर दिए गए थे तथा काम को शुरू कर दिया गया था। वर्तमान में 45% कार्य वहाँ पर हो गया है और हमारा प्रयास ये है कि हम अभी 1 माह हमारे पास बचा हुआ है, तो ये मानते हुए इसको हम लगभग 70% काम कर लेंगे तो स्टेडियम की सुरक्षा हो पाएगी। दूसरी तरफ 15 दिन पहले पीडब्ल्यूडी ने भी पिछले साल बह चुकी गौला की अप्रोच रोड का काम शुरू किया, लेकिन पेड़ों के कटान के नाम पर इस काम में भी वन विभाग ने रोड़ा अटका दिया। जो भी वृक्ष है जो कि उसमें बाधित हो रहे थे उसको ऑक्शन करते हुए जो कि ऑक्शन मनी जो भी आई थी वो जो कि फॉरेस्ट विभाग को जमा कर दी गई है। उसके उपरांत ही जो कि हमने जो कि कार्य प्रारंभ किया गया है।
दोनों मामले वन विभाग से जुड़े हुए हैं, इसलिए डीएम ने इन मामलों पर जांच बैठा दी है। हालांकि प्रशासन का साफ कहना है कि काम पर रोक नहीं है। जो स्वच्छता संबंधी कार्य है उसको किसी प्रकार से रोका नहीं गया है। केवल जो अनुमति थी, जो सामग्री वो नदी से निकाल रहे थे, जो वन निगम से उनको खरीदनी थी, जो उन्होंने खरीदा नहीं, जिस प्रयोजन के उनके द्वारा अनुमति ली गई थी वो प्रयोजन में कभी उन्होंने लाया ही नहीं उसको, इसलिए अनुमति निरस्त की है। पिछले कई सालों से नदी से खनन सामग्री को निकालने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए और इसी का नतीजा है कि बाढ़ का पानी हर साल नया रास्ता बना रहा है और इसका कटाव नदी के बीच से हटकर दोनों तरफ हो गया, जिससे एक तरफ इंटरनेशनल स्टेडियम खतरे में आ चुका है तो दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन और नेशनल हाईवे पर भी संकट खड़ा हो गया। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। विकासनगर में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए खनन विभाग ने 2 जेसीबी मशीन और 3 डंपरों को सीज किया है। दरअसल लगातार मिल रही अवैध खनन की शिकायत के बाद खनन विभाग की टीम कालसी इलाके के यमुना पुल पर पहुंची, जहां मौके पर यमुना नदी में 2 जेसीबी मशीन अवैध खनन को अंजाम दे रही हैं। विभाग की टीम को देखते ही ऑपरेटर अपनी जेसीबी मशीन लेकर भागने लगा, लेकिन विभागीय टीम ने कुछ दूर तक पीछा करने के बाद अवैध खनन में लिप्त इन जेसीबी मशीनों को सीज कर थाना कालसी के सुपुर्द कर दिया। इस दौरान खनन से भरे 3 डंपरों को भी सीज कर दिया गया। रामनगर के डिकुली इलाके के एक रिजॉर्ट में जिप्सी ड्राइवर के साथ मारपीट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें जिप्सी ड्राइवर को पीटा जा रहा है और जिप्सी ड्राइवर को पीटने वाला आरोपी पुलिसकर्मी बताया जा रहा है। वहीं पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा है। करीब 9 दिन बाद राजाजी पार्क में टाइगर वापस लौट आया। ये टाइगर राजाजी पार्क को छोड़कर ऋषिकेश के तपोवन पहुंच गया था और वहां के इलाकों में घूम रहा था। इसके बाद से पार्क प्रशासन की टीम दिन रात टाइगर की लोकेशन ट्रेस करने में जुटी थी। बुधवार देर रात ये टाइगर 3 पानी कॉरिडोर से वापस राजाजी पार्क वापस लौट आया। इसके बाद पार्क प्रशासन ने राहत की सांस ली। इस टाइगर को कॉर्बेट से राजाजी पार्क लाया गया था। साल 2016 में दल बदल करने वाले नेताओं को सीबीआई ने पूछताछ का नोटिस भेजा है, जिनमें अरक सिंह रावत को छोड़ बाकी नेता बीजेपी में हैं। अब इस पर बगावत झेलने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की प्रतिक्रिया आई है। हरीश रावत का कहना है कि उन्हें फिलहाल नोटिस की जानकारी नहीं है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि सीबीआई को बड़ी देर से याद आई। हरीश रावत ने कहा कि इसकी वजह मेरा एक्टिव होना और 2027 का चुनाव हो सकता है। मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है कि सीबीआई ने कोई नोटिस दिया है, और यदि दिया होगा तो मुझे आश्चर्य होगा कि इतने साल बाद फिर उनको आर्काइव से कैसे ये सब मामले निकालने पड़ रहे हैं। क्या इसके प्रति मकसद है? हो सकता है विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, इधर देखा हो कि मेरी गतिशीलता कुछ बढ़ गई है। पिछले 2 चुनाव में मुस्लिमों से जुड़े मुद्दों का नुकसान कांग्रेस नेता हरीश रावत झेल चुके हैं, फिर वो चाहे मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा रहा हो या नमाज की छुट्टी का। इसके लिए हरीश रावत जगह जगह न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। इसी कड़ी में न्याय की गुहार लगाने वाले हरीश रावत आदि कैलाश पहुंचे तो ओम पर्वत के दर्शन किया। यहां भी हरीश रावत के हाथ में तख्तियां थी, जिनमें दोनों मुद्दों को बीजेपी का झूठ बताया गया और खुद को उन्होंने पाक साफ बताया। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि न्याय यात्रा में मंदिर और धामों में जाकर हरीश रावत इमेज मेकओवर की कोशिश कर रहे हैं। आदि कैलाश यात्रा में नया विवाद खड़ा हो गया है। लोकल टैक्सी ऑपरेटर बाहरी टैक्सियों को धारचूला से आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ऐसे में जहां यात्रियों को कई दिक्कतों से 2-4 होना पड़ रहा है, वहीं कई टैक्सी यूनियन इस फैसले के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। देखिए रिपोर्ट। आदि कैलाश के दर्शनों के लिए इन दिनों पूरे देश से यात्री पहुंच रहे हैं, लेकिन लोकल टैक्सी संचालकों की दादागिरी यात्रियों के साथ ही बाहरी टैक्सी ऑपरेटर्स पर भारी पड़ रही है। असल में स्थानीय टैक्सी ऑपरेटर बाहरी टैक्सियों को धारचूला से आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। लोकल टैक्सी ऑपरेटर सिर्फ अपनी ही गाड़ियों में यात्रियों को ले जाने का दबाव बना रहे हैं।
कई मौकों पर तो बाहरी टैक्सी ड्राइवरों के साथ मारपीट भी हुई है। ऐसे में अन्य टैक्सी यूनियनों ने भी मोर्चा खोल दिया है। हमारा जो आदि कैलाश यात्रा प्रारंभ हुई है, इसमें हमारे जो व्यास घाटी टैक्सी यूनियन है गए हैं या वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा ये किया जा रहा है कि अन्य कोई भी वाहन वहाँ संचालित नहीं किए जाएंगे हमारे अन्य किसी तहसील से, और जनपद तो छोड़िए अन्य तहसील से भी वाहनों को रोका जा रहा है। हालात तो यह है कि धारचूला से बाहर की कोई भी टैक्सी आगे का सफर तय नहीं कर पा रही है। यहाँ तक कि ऑल इंडिया परमिट वाली टैक्सी को भी दादागिरी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बाहरी टैक्सी बुकिंग कर यात्रा पर जा रहे यात्रियों की खासी फजीयत हो रही है। यही नहीं, बाहरी टैक्सी ऑपरेटर को खासा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। ऐसे में अब हालात को पटरी में लाने के लिए प्रशासन को दखल देना पड़ रहा है। स्थानीय जो टैक्सी यूनियंस हैं और यहाँ पे जो पिथौरागढ़ की जो टैक्सी यूनियन है, अन्य जो लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, ग्रामीण हैं, उनके साथ वार्ता चल रही है। आज ARTO, SDM और स्थानीय जो टैक्सी यूनियंस हैं और साथ ही साथ पिथौरागढ़ टैक्सी यूनियन के साथ में भी। आदि कैलाश यात्रा में पहले भी ग्रीन टैक्स और घोड़े चलाने पर विवाद हो चुका है। इन विवादों का भी प्रशासन ने खासी मशक्कत के बाद हल निकाला था। ऐसे में बाहरी टैक्सियों को रोके जाने से जहां नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं, वहीं यात्रियों के बीच गलत मैसेज भी जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। चार धाम यात्रा को 30 दिन हो गए हैं और अब तक दर्शन के लिए 34 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं और अब तक चारों धामों में 16 लाख तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं। वहीं केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अब तक करीब 6.5 लाख भक्तों ने बाबा केदार का दर्शन किया है। बुधवार को 25,000 से ज्यादा भक्त केदारनाथ धाम पहुंचे। निश्चित रूप में यात्रा बढ़ेगी। अभी युद्ध के बादल मंडरा रहे थे, जिसके कारण थोड़ी सी यात्रा हमारी धीमी हुई, पर गति फिर पकड़ लेगी। इस समय जैसे जैसे नीचे मैदानी इलाकों में गर्मी होगी, लोग पहाड़ की तरफ आएंगे। और ये तो धार्मिक स्थल है, यहाँ तो रमणीयता भी है, सुंदरता भी है, पहाड़ के नज़ारे भी हैं और भगवान का दर्शन भी उपलब्ध होता है। चार धाम यात्रा अब रफ्तार पकड़ने लगी है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद अब तक 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। बुधवार को करीब 20,000 तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे। बता दें, हर रोज हजारों यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों में तैनात प्रशासकों का कार्यकाल मंगलवार को खत्म हो चुका है। गुरुवार को ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान आया है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार आगामी पंचायत चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव को तारीख तय करनी है और सरकार चुनाव कराने को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पूरी तरह से तैयार है पंचायत चुनाव को लेकर। जैसा निर्वाचन आयोग जिस प्रकार की भी जो भी तिथि नियत करेगा, उस नीति पर हम लोग चुनाव में जाने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। पंचायत चुनाव की आहट के बीच बीजेपी ने वोटर लिस्ट खंगालने का काम शुरू कर दिया है, तो कांग्रेस को सलाह दी है कि चैन से सोना है तो जाग जाओ। क्या ये पूरा मसला, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। निकाय चुनाव में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, नाम काटने, फर्जी वोट बनाने का आरोप कांग्रेस ने लगाया। तब कांग्रेस ने इस गड़बड़ी के लिए बीजेपी सरकार और निर्वाचन आयोग को जिम्मेदार ठहराया। अब पंचायत चुनाव की आहट सुनाई दे रही है, तो बीजेपी ने एक गांव और बूथ की वोटर लिस्ट पर काम शुरू कर दिया है, ताकि एक वोट का भी नुकसान न हो। और इसी के साथ बीजेपी ने कांग्रेस को वक्त पर जागने की सलाह दे डाली है। हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि जिनके नाम जुड़ने उनके नाम जोड़े जाए, कटने वाले नाम कटने चाहिए। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस हारने के बाद इस प्रकार फैसला करती है, आज अवसर है कांग्रेस को भी, अगर पूरा राज्य का निर्वाचन आयोग सबको ये अधिकार देता है, राजनीतिक दल को अधिकार देता है कि वो लिस्ट को देके वोटर लिस्ट में नाम जो जुड़ने लायक है उनको जुड़ाए। बाद में हार का ठीकरा वोटर लिस्ट पर फोड़ना, ये कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। निकाय चुनाव में हार की बड़ी वजह कांग्रेस ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को बताया था और कई निकायों में गेम खराब करने का आरोप लगाया था। पूर्व सीएम हरीश रावत को बूथ पर वोटर लिस्ट में नाम तक नहीं मिला।
ऐसे में क्या कांग्रेस बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की सलाह को मानेगी? महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के मुताबिक वोटर लिस्ट में बीजेपी सरकार गड़बड़ करती है। ये बात महेंद्र भट्ट ने मान ली है। महेंद्र भट्ट जी ये मान रहे हैं कि भाजपा वोटर लिस्ट में गड़बड़ करती है और वो कांग्रेस को आगाह कर रहे हैं कि भाई हम लोग कोई गड़बड़ कर रहे हैं, उससे पहले आप जाग जाइए। तो मैं महेंद्र भट्ट जी को बोलना चाहती हूँ कि आपकी और आपकी सरकार लिस्टों को सुधार नहीं पा रही, इसलिए आप ये बातें बोल रहे हैं। निकाय चुनाव में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई, इसको लेकर कांग्रेस बड़ा खुलासा करने वाली थी, लेकिन वो काम अभी अंजाम तक नहीं पहुंचा। वहीं पंचायत चुनाव में हार की हालत में कांग्रेस वार न कर पाए, इसलिए बीजेपी ने अभी से वोटर लिस्ट पर जागने की सलाह दी है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। हरिद्वार के उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में तिरंगा रैली निकाली गई। विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों ने तिरंगा झंडा रैली निकाली। इस दौरान यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी छात्रों को संबोधित करते हुए भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के बारे में जानकारी दी। तिरंगा यात्रा के दौरान यूनिवर्सिटी के छात्र काफी जोश में दिखाई दिए। हमारे सैनिकों के प्रति हमारी क्या ड्यूटी बनती है, वो रात्रि में हमारी रक्षा करते हैं सीमाओं की, तो हम चैन से सोते हैं। जो भी बलिदानी हुए हैं हमारे, उस सर्वोच्च बलिदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए हमने अपने इसे जो एक प्रकार से परंपरागत संस्कृत विश्वविद्यालय है उसके अंतर्गत हमने इस को एक जो यात्रा हमने निकाली है। ऋषिकेश में राष्ट्रीय स्वच्छ भारत मिशन के तहत बन रहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का 70% काम पूरा हो चुका है। वहीं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के चालू होने के बाद ऋषिकेश, नरेंद्रनगर, डोईवाला, मुनिकीरेती और स्वर्गाश्रम को कूड़े की समस्या से निजात मिलेगी। अभी कूड़े की समस्या को लेकर लोग बेहद परेशान हैं। ऋषिकेश नगर निगम और नगर पालिका मुनिकीरेती, तपोवन, उसके बाद नरेंद्रनगर और डोईवाला, ये स्वर्गाश्रम, ये सारे जो है इससे कवर हुए हैं। इनका एक इंटीग्रेटेड जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट वहाँ पर बन रहा है और उसकी प्रगति लगभग मैं समझ रहा हूँ कि 70% तक काम उसका कंप्लीट हो गया है। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।